हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि भाई हमारा जो 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो चैप्टर चला हुआ है उसी को आज हम आगे करने की कोशिश करते हैं भाई। तो आज का जो अपना जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। इससे एक बार हम कल वाली जो क्लास थी, हमारी लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई जो भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसको हमने सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व किया था। अब सब्स्टिट्यूट मेथड क्या था, आगे दो इक्वेशन थी, उनमें से हमने एक इक्वेशन के अंदर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके उसको दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट अप करके वहां से उसकी वैल्यू निकाली थी। तो वहां पे हमने डायरेक्ट आपके पास इक्वेशंस गिवन थी। अब जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को यूज करके पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो भाई आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। क्या भाई पहला क्वेश्चन आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अगर भाई आपके पास कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है ना वो कितना भाई 26 है। एंड वन नंबर इज, कोई भी दो नंबर है उनका डिफरेंस दे रखा है भाई, और वन नंबर इज 3 टाइम्स, ये दे रखा है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है भाई मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो कहता है कि एक जो नंबर है ना वो दूसरे का है जो 3 टाइम्स द अदर, दूसरे का 3 गुना है, दूसरे का 3 गुना एक नंबर, दूसरे का 3 गुना। तो दूसरे का 3 गुना का मतलब ये कि अगर दूसरा नंबर आपके पास 5 हुआ ना, अगर दूसरा नंबर आपके पास क्या हुआ 5, तो जो पहला जो नंबर है वो इसका 3 गुना हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 15, मीन्स एक का 3 टाइम्स है, इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे का 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये पहला जो नंबर है ये दूसरा नंबर था, इसका 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया आपका, ये नंबर क्या होगा बड़ा। तो भाई यहाँ पे एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तभी तो डिफरेंस आपका कितना आया हुआ है 26। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो लेट लार्जर नंबर बी, वो तो मान लिया हमने भाई x, और स्मॉलर नंबर मान लिया हमने, स्मॉलर नंबर कौन मान लिया y। ठीक है, अब देखो बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर आपका क्या है y है। अब यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, एक तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है, दूसरा कहता है कि एक नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है। तो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो ये बात है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो देखो ये नंबर फर्स्ट रहा, ये नंबर सेकंड रहा, तो दोनों का डिफरेंस मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ से, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अब सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक जो नंबर है ना वो दूसरे का 3 टाइम्स है, दूसरे का 3 टाइम्स का मतलब दूसरे को 3 से गुणा करेंगे ना जब पहला नंबर आएगा, इसका मतलब पहला नंबर तो दूसरे से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो अगर दूसरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला नंबर आ जाएगा आपके पास। जैसे ये रहा, अगर हमने मान लिया कि 5 है, तो दूसरा नंबर क्या है भाई, एक नंबर जो है वन नंबर इज 3 टाइम्स, 3 गुना किसका द अदर, दूसरा नंबर अगर 5 था तो एक नंबर क्या आ जाएगा उसका 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 15। तो भैया क्या से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3y। आगे पहला जो नंबर है बड़ा जो नंबर वो छोटे वाले नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, कोई दिक्कत। अब सब्स्टिट्यूट मेथड से इनको सोल्व करना है भाई। आगे यहाँ पे आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं, फाइंड द नंबर्स, और कहता है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने पढ़ा उसको यूज करके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमने आपको बताया था कि आपके पास जो दो इक्वेशंस जो होंगी उन दो इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें कैलकुलेशन आसान हो वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आती है उसको दूसरी जो अभी बची इक्वेशन उसके अंदर पुट कर दो, वहां से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी, उसको हम किसी एक इक्वेशन पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। तो भाई यहाँ पे तो आपके पास ऑलरेडी अपना काम दिया गया है, क्या दिया गया ऑलरेडी, x की वैल्यू 3y, मींस x की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई, मैं डायरेक्ट मिल गई, तो बहुत आसान काम। ये वैल्यू x की आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो भाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया 26, ये वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू 26। और भाई इधर हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर ये जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब कितना आ गया 3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 13, y की वैल्यू 13 आ गई,
यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखोगे पुट इन इक्वेशन सेकंड में जब रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 13 इज इक्वल टू कितना आ गया 39। तो एक नंबर आपके पास 39 और दूसरा नंबर आपके पास कितना आ गया 30। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कहते हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपके पास कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल है एक्सीड्स द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपके पास कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उन सप्लीमेंट्री एंगल्स में से क्या कहता है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो सप्लीमेंट्री जो एंगल हैं उनमें लार्जर जो है ना, लार्जर एंगल के बारे में बताइए। क्या बताया भाई एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है भाई यहाँ पे ज्यादा, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है ज्यादा, ज्यादा है 10 स्मॉलर वन देन स्मॉलर बाई 18 डिग्री। दूसरे से अब दो एंगल हैं, एक लार्जर है और एक क्या है स्मॉलर, तो जो लार्जर जो एंगल है ना वो क्या है एक्सीड्स ज्यादा है किससे द स्मॉलर छोटे वाले से, कितना बाई 18 डिग्रीज 18 डिग्री ज्यादा है बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से, कितना ज्यादा है 18 डिग्री। और ये दोनों एंगल स्पेशल एंगल है भाई, और स्पेशल एंगल कौन से हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है भाई, कौन से एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। तो बात सुनो पहले तो अगर भाई एक्सिस द स्मॉलर बाई 18 आखिर मींस जो लार्जर जो है ना बड़े वाला एंगल को ले लिया, स्मॉलर को हमने एस ले लिया। ये लार्जर एंगल क्या है एक्सिस ज्यादा है, ज्यादा मतलब क्या है बड़ा, किससे बड़ा है स्मॉलर से, बड़ा छोटे वाले से तो बड़ा होगा ही, लेकिन कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है भाई, कितना बड़ा है 18 डिग्री, 18 डिग्री 18 डिग्री क्या है एक्सिस ज्यादा है। अगर 18 डिग्री ज्यादा है तब कहता है कि भाई इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे ना तब क्या बताता है ये आगे 18 डिग्री इससे ज्यादा है। अब हमने एक बात बताई थी, देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई 27 जो है ना 27 वो 9 से बड़ा है, 27 क्या है 9 से बड़ा, और कितना बड़ा है 18 ज्यादा है, 18 बड़ा है 18 ज्यादा है। 27 जो है वो 9 से बड़ा है मीन्स 27 9 से 18 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया 27 9 से ज्यादा हो गया ना। अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी की बात करें, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें इक्वलिटी की, तो आपको पता होगा कि भाई ये दो वैल्यू अगर बड़ी छोटी हैं अगर उनको इक्वल करना हो तो या तो बड़ी में से कुछ माइनस कर दो वो छोटा हो जाएगा, या छोटी वैल्यू में कुछ ऐड कर दो वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। वो आपकी ऊपर मर्जी की बात, आप क्या करते हो। तो देखो यहाँ से ये दोनों वैल्यू इक्वल टू में आ सकती हैं, कब आ सकती हैं, या तो हम इस 9 में क्या कर दें, जितना डिफरेंस है ना, जितना गैप हम दोनों का, और दोनों का गैप कितना 18, अगर 18 इसके अंदर हम क्या कर दें भाई ऐड कर दें, 18 इसके अंदर या तो क्या कर दें ऐड, या फिर क्या कर दें 27 में से 18 माइनस कर दें तो भी ये क्या हो सकता है बराबर। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसमें क्या काम करते हो। तो भाई लार्जर एंगल स्मॉलर से बड़ा है ज्यादा है, कितना बड़ा है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा 18 डिग्री, 18 डिग्री के ज्यादा, इसका मतलब ये इसके बराबर हो सकता है ना, ये इसके बराबर कब हो सकता है भाई अगर हम इसको क्या कर दें इस छोटे वाले में अगर हम 18 ऐड कर देंगे, इस छोटे वाले में हम क्या कर देंगे 18 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाई ये वैल्यू इसके बराबर आ सकती है। या तो हम क्या कर दें छोटे वाले में 18 ऐड कर दें, या फिर क्या कर दें इस बड़े वाले में से 18 क्या कर दें माइनस, तो भी ये क्या हो जाएगा दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। अगर दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो भाई क्या करोगे आप लोग करो सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन जब करोगे तो क्या आएगा कि लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री मान ले, और स्मॉलर क्या मान ले भाई स्मॉलर एंगल बी y मान ले। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा कि भाई लार्जर एंगल x लिया, l की जगह पे x ले लें, s की जगह y ले लें, इन दोनों में से कोई भी एक को यूज कर लें, या तो ये यूज कर लें या फिर ये यूज कर लें, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये यूज कर लिया। आगे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे लार्जर एंगल है वो ज्यादा है स्मॉलर से, कितना ज्यादा था 18। तो हमने बताया था कि अगर लार्जर एंगल स्मॉलर से ज्यादा होगा मीन्स बड़ा होगा, ज्यादा का मतलब क्या होता है बड़ा ही तो होता है। तो बड़े को हम इक्वल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बड़े में से वो वैल्यू माइनस कर दे जितना ज्यादा है, या फिर छोटे में उसको क्या कर दे ऐड। तो हमने इस वैल्यू को ले लिया कि बड़े वाली वैल्यू जो थी x को क्या लिख सकते हैं भाई y प्लस 18 डिग्री लिख सकते हैं। x डिग्री किसके बराबर आ गया y प्लस 18 डिग्री, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर
फेस्ट। कोई दिक्कत? अब सेकंड जो बात है वो है आपके पास कि ये देखो क्या दिया गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, दूसरी इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। आप सोचोगे जी इसने तो दूसरी इक्वेशन दे नहीं रखी, कहां से निकालेंगे, कैसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे? भाई अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और दिमाग क्या लगाना है आपको कि ये क्या एंगल दे रखे दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? आपके संपूरक कोण। क्या होते हैं? संपूरक कोण। मींस एक दो ऐसे एंगल अगर उनका सम करोगे, एक्स और वाई का अगर सम करोगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 180 के बराबर आ जाए। तो दोनों के दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो भाई यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? इसको ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक? आप कोई दिक्कत नहीं तो ये फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू आई हुई, इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करवा दो। डायरेक्ट पुट करवाओगे तो फ्रॉम इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 को यहाँ पे यूज कर लें। इक्वेशन 1 को जब यहाँ पे यूज करोगे तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। ये 18 डिग्री उधर चला जाएगा, y और y ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे? 2y। ये वैल्यू उधर जाएगी तो 180 माइनस 18 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई? ये 10 में से हट गए 2, 7 में से गया तो 6, 162। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? y की वैल्यू निकालनी है। तो 2y इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, तो 2y इज इक्वल टू 162। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 162 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल करवा दिया 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 81। y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ जाएगी। कोई दिक्कत? अब y की वैल्यू 81 यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इसको पुट करोगे तो x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी भाई? 81 प्लस में 18 इज इक्वल टू 99। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे भाई कंफ्यूज मत होगा, हमने बड़ा एंगल x मान लिया, छोटा एंगल y मान लिया, रट्टे नहीं मारने, आपकी मर्जी है। आप बड़ा एंगल x को मानो या y को मानो। अगर आपने x मानोगे तो ये आंसर आएगा, अगर आप यहाँ पे y ले लिया, यहाँ पे x ले लिया तो आपका आंसर थोड़ा उल्टा आएगा। मीन्स जो हमारी x की वैल्यू आई वो तुम्हारी y की वैल्यू आएगी। तो उससे जाके आप कंफ्यूज मत होगा कि हमारी तो y की वैल्यू कुछ आई थी, आपकी कुछ आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही है, दोनों सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुनो ध्यान से, क्या कहता है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। आखिर भाई किसी भी एक शहर के अंदर, किसी भी एक सिटी के अंदर जो चार्ज जो है ना, द चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। अगर किसी भी शहर के अंदर जो टैक्सी का जो चार्ज, ऑटो का जो किराया है ना, उसके बारे में बताया है। और भाई देखो ऑटो का जो किराया होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है पर किलोमीटर चार्जेस। जैसे कि आपने कई बार शहर में जब गए होंगे तो जो येलो कलर के ऑटो होते हैं ना, उनमें मीटर लगा होता है और वो आपको बोलते हैं कि भाई मीटर के हिसाब से चलेंगे। तो जो लोकल बंदा होता है उसको तो पता होता है भाई जहाँ पे उसको जाना होता है वो सही रास्ते से लेके जाता है। लेकिन ऑटो वाला क्या करता था? बदमाशी करता था, उसको घुमा देता था। जगह बिल्कुल नजदीक होती थी लेकिन अपने पैसे के चक्कर में उसको घुमा देता था और उसके किलोमीटर बढ़ जाते थे। उसके अकॉर्डिंग अब लोगों ने क्या कर दिया, अपने फिक्स कर दिया भाई ठीक है यहाँ से यहाँ जाएंगे इतने रुपए देंगे। तो शहर में आप गए होंगे तो कई बार क्या होता है, ऑटो का फिक्स चार्ज होता है, भाई यहाँ से यहाँ जाते ऑटो 10 रुपए 15 रुपए लेते हैं आजकल, या 20 रुपए हो जाते हैं। तो भाई शहर के अंदर कहता है कि जो भी टैक्सी जो उसके दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज होता है। आगे भाई वो आपको आप बताते हुए हमें वहां पे जाना है तो बोले ठीक है भाई वहां छोड़ देंगे, वहां इतने रुपए लगेंगे। फिर कहता है कि भाई मेरे को वो जगह पता नहीं, लेकिन अगर आप आगे वहां तक पता है मेरे को, उससे आगे आप चलोगे ना तो उससे आगे आपको पर किलोमीटर को 5 रुपए 2 रुपए 7 रुपए 10 रुपए देने होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पर किलोमीटर के पैसे लगेंगे और 50 रुपए आपके बुकिंग के होंगे। अगर आपने ये बुकिंग करवा दी यहाँ से यहाँ तक का तो 50 तो आपके वो लगेंगे। साथ में जितने किलोमीटर आप जाओगे ना वो पैसे भी आपके क्या लगेंगे, अलग से लगेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। तो कहता है कि यहाँ पे आपके पास जो भी टैक्सी चार्जेस सिटी के अंदर, उसके अंदर दो तरह के चार्जेस शामिल, तो फिक्स चार्ज शामिल है, एक दूसरा कहता है कि टुगेदर विद, उसी के साथ है भाई, टुगेदर विद उसी के साथ में चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है ना उतनी डिस्टेंस का भी जो चार्ज है वो भी आपके साथ क्या है, उसके अंदर शामिल है भाई। दो तरह का चार्ज शामिल था। फिर कहता है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए द चार्ज पेड इज रुपीज 105। किसी भी एक आदमी ने, किसी एक व्यक्ति ने अगर एक ट्रैवलिंग की होगी कोई,
तो कहता है कि उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 10 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए चार्ज किए भाई? 105 रुपए। इन 105 रुपए में आपका फिक्स चार्ज भी शामिल है और आपका पर किलोमीटर का चार्ज भी क्या है भाई? शामिल है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और कहता है कि दोबारा से अगर 10 किलोमीटर गया था तब तो 104, 105 चार्ज कितना था? 105 रुपए। अगर 15 किलोमीटर जाता तब चार्ज कितना? 155 रुपए। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर? आपको फिक्स चार्ज बताना और आपके चार्जेस पर किलोमीटर भी आपको क्या करने भाई? बताने हैं। फिर कहता है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? फिर कहता है कि अगर एक आदमी को अगर 25 किलोमीटर जाना हो तब उसको कितने पैसे, कितना चार्ज उसको पे करना पड़ेगा भाई? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे दो तरह के चार्जेस शामिल है भाई, एक तो भाई फिक्स चार्जेस और एक आपका पर किलोमीटर चार्जेस। दोनों का मान ले, तो दोनों को जब मान लेंगे तो भाई देखना भाई इसका सॉल्यूशन। लेट फिक्स चार्जेस, लेट फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस कितना भाई आपके पास? x रुपीज। ठीक है, ये तो x रुपए आपके लगने। उसके बाद पर किलोमीटर चार्जेस भाई, पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर चार्जेस कितने हैं भाई? y रुपया। कितने हैं? y रुपए। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले केस में क्या था कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ना, 10 किलोमीटर का कितना चार्ज दिया उसने? 105। 10 किलोमीटर का 105 रुपए दिया, लेकिन इस 10 किलोमीटर के जो चार्ज है 105 रुपए, इस चार्ज में दो तरह का चार्ज शामिल है। एक तो फिक्स चार्ज शामिल है और एक भाई पर किलोमीटर का चार्ज शामिल है। अब पर किलोमीटर का चार्ज शामिल है तो एक बात बताओ, अगर आपके 1 किलोमीटर के, अगर आपके 1 किलोमीटर के 5 रुपए लगते हैं भाई, 1 किलोमीटर कितने रुपए लगते हैं? 5। तो 2 किलोमीटर के कितने लग जाएंगे भाई आपके पास? 10 लग जाएंगे। इसी तरह 3 के कितने लग जाएंगे? 15 लग जाएंगे। यहाँ पे आपके 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 5 रुपया। लेकिन हमने कितना मानना है? 1 किलो पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज होता है, कितना मानना है? y रुपया। तो 1 किलोमीटर का y है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। उतने से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 का कितना हो जाएगा? 3y। इसी तरह से 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा भाई? 10y हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर का जो चार्ज है पर किलोमीटर चार्ज, वो तो कितना होगा? 10y। और भाई फिक्स चार्ज कितना है? x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? ये फिक्स चार्ज होगा, ये पर किलोमीटर का चार्ज होगा, दोनों मिलके चार्ज कितना था पहले केस में? 105। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 105 रुपीज आ गया। कोई दिक्कत? सेम अब की बार कितना है? सेकंड केस में 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर का चार्ज 155, लेकिन 15 किलोमीटर के चार्ज में फिक्स चार्ज भी आपका शामिल है। अगर फिक्स चार्ज भी शामिल है तो भाई फिक्स चार्ज भी शामिल कर देंगे। x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना होगा? 155। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आई तो बता देगा भाई। ये चार्ज है टोटल, ये फिक्स चार्ज और ये पर किलोमीटर चार्ज, दोनों चार्ज मिलाकर के 105 रुपए दिए थे एक बार, और यहाँ पे 15 किलोमीटर के कितने दिए थे? 155 रुपए। कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को यूज कर लें, हम इसी को यूज कर लें। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इसको उधर लेके गए, 155 माइनस में 15y, ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको पुट करवाओ भाई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करवाओगे तो x की वैल्यू ये आ गई भाई 155 माइनस में 15y प्लस में 10y इज इक्वल टू 105, इज इक्वल टू 105। तो भाई हमें तो y की वैल्यू निकाल लेनी, y को इधर रख लेंगे, उसको उधर ले जाएंगे। माइनस के 15y प्लस के 10y, माइनस 15 बड़ा है, माइनस की वैल्यू इसलिए माइनस 5y बचेगा। इसको उधर लेके गए तो 105 माइनस में 155, ये कितना बच जाएगा भाई? 155 में से 105 गए तो 40 बचेगा। सही है? सही है, 50 बचेगा। घटाना भी नहीं आता तुम्हें। 155 में से 105 माइनस करना है, तो 5 में से 5 और 5 में 0 गए तो 5। बड़ी वैल्यू नेगेटिव थी इसलिए माइनस की। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई आगे देखो, ये माइनस 5y किसके बराबर आ गया भाई? माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50। तो माइनस माइनस प्लस, और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी? 10 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10। y की वैल्यू अगर 10 आ गई तो उसके केस में y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो भाई। पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे, ये रहा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 155 माइनस में 15 इंटू 10, मतलब कि 155 माइनस में 150, मतलब कि कितना आ गया? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5 रुपीज, 5
रुपीज। जिसका मतलब आपका फिक्स चार्ज कितना आ गया 5 रुपये, पर किलोमीटर का चार्ज कितना आ गया 10 रुपीज। ठीक है भाई, दोनों किलोमीटर आगे चार्जेस। अब ये कहता था कि चार्जेस तो आगे, तो फिक्स चार्जेस आप लिख दोगे, फिक्स चार्ज आपके 5 हो गए और भाई पर किलोमीटर चार्जेस कितने हो गए 10। अब इसने कहा था कि व्हाट हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक आदमी को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर जाए, कितना जाए 25 किलोमीटर। तो भाई अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड, कितना पेड करना पड़ेगा भाई, एक तो क्या करना पड़ेगा फिक्स चार्ज कितना आपका 5 प्लस में पर किलोमीटर चार्ज, किलोमीटर कितना है 25 और पर किलोमीटर के चार्ज कितने भाई 10, तो 25 10 तो 5 प्लस 250 मतलब कि कितना आ जाएंगे 255 रुपए। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक कोई भी फ्रैक्शन आपके पास 9/11। भाई ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसी एक कोड में पक्का ये क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि सेम डाटा यही मिलेंगे, भाई डाटा अलग भी हो सकते हैं लेकिन टाइप यही रहेगी आपकी, हर बार पेपर में पूछा जाता है ये। तो क्या कहते हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी आपके पास एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना वो कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब भाई अगर हम 2 को ऐड कर दें, अगर हम क्या कर दें 2 को ऐड कर दें, किसके अंदर ऐड करेंगे? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अगर हम 2 को ऐड करेंगे ना तब वो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई 9/11 हो जाती है। फिर कहता है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अब की बार अगर हम 3 को ऐड करेंगे ना तब वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है भाई 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। भाई देखो आपको पता है कि कोई भी जो फ्रैक्शन है ना वो a/b टाइप की होती है, a/b टाइप की होती है, जिसमें हमेशा b के ऊपर कंडीशन होती है कि b नॉट इक्वल टू 0 होता है। भाई b की वैल्यू क्या होती है नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो कहता है कि यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक बार तो कहता है कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों के अंदर 2 ऐड करना है। दोनों के अंदर जब 2 ऐड करेंगे ना तब कहता है कि अगर इसमें 2 ऐड कर दिया इसमें भी 2 ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 9/11। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 हो जाती है, लेकिन कब होती है? इफ 2 इज एडेड, अगर 2 ऐड किया जाए तब। फिर दोबारा कहते हैं अगर 3 ऐड कर देंगे तब कितना बन जाता है भाई 5/6। कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है, कैलकुलेशन कुछ नहीं, नॉर्मल सा सॉल्यूशन। तो भाई लेट द फ्रैक्शन, हमने क्या मान लिया? लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी भाई? हमने मान लिया x/y। आप a/b भी मान सकते हो, p/q भी मान सकते हो, x/y कुछ मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन ये आ गया, सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर भाई ये एक बार दोनों के अंदर क्या ऐड करवा रहा है? 2 ऐड करवा रहा है, दोनों के अंदर ऐड करवा रहा है। अगर दोनों के अंदर ऐड करेगा तो x के अंदर ऐड करेंगे तो ये तो न्यूमरेटर होगा x+2, ये डिनोमिनेटर होगा y+2। किसके बराबर हो जाती है भाई ये वैल्यू 9/11, किसके बराबर हो जाते हैं 9/11। अब दोनों की क्या कर लो भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। क्या करवा लो? दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई। जब इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करवाऊंगा भाई, ये आ जाएगा 11x, 11 की दोनों के साथ, प्लस में 22, फिर इसकी इधर करोगे तो 9y, प्लस में ये कितना आ जाएगा भाई 18। कोई दिक्कत? अब देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है आपको। तो हमें x और y में से किसी एक की वैल्यू निकालनी, हम यहीं से निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, 11x = 22 को उधर लेके गए, ये वैल्यू हो जाएगी 9y - के 4। 22 उधर जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा 18, प्लस का माइनस के 22 - के 4। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 9y - 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 11। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद सेकंड पे आ जाओगे, अब की बार कहता है कि 3 इज एडेड, अब की बार 3 ऐड करवाया दोनों के अंदर। दोनों के अंदर जब 3 जब ऐड करवाएगा तो इसका मतलब x+3 और y+3, दोनों के अंदर 3 ऐड कर दिया। अब फ्रैक्शन क्या हो जाती है भाई 5/6। अब फ्रैक्शन क्या हो जाती है आपकी 5/6। तो भाई ये आ गया आपके पास। अब दोनों का क्या कर देंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की तो इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 6x + 18, इसकी इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 5y प्लस में 15।
कोई दिक्कत यहाँ से? x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली हुई ना, इस इक्वेशन को यूज यहाँ पे कर ले, x की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हमने क्या किया कि भाई आपके पास जो वैल्यू थी ये, इसको यहाँ पे यूज कर लिया। तो 6 देखो x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो सिर्फ x को चेंज करेंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रहेंगी। तो 6x था तो 6 तो एज इट इज रहेगा। तो भाई 6x, x की जगह पे वैल्यू कितने आ जाएगी, ये वैल्यू 9y - 4 अपॉन में 11 और प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में क्या आ गया भाई 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे। अब देखो भाई 6 से 11 तो कैंसिल होता नहीं, 6 से 11 कैंसिल नहीं होता। तो आप क्या काम करो कि 6 ऊपर है, ऊपर वाली टर्म से तो मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे वाली टर्म आपकी एज इट इज रह जाएगी। ऊपर से मल्टीप्लाई करवाओगे 54 माइनस के 24 और में क्या आ गया ये भाई y आएगा 11 प्लस में 18 को हम उधर लेके चले गए, तो 18 को जब उधर लेके गए तो 5 माइनस में कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो ये 11 इधर मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी 11 इधर कहाँ पे है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर जाएगा तो 54y माइनस के 24 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी 11 की 5y के साथ वैल्यू करोगे तो कितना आ जाएगा 55y आ जाएगा, 55y वैल्यू आ जाएगी भाई। कोई दिक्कत? कर दोगे। माइनस में कितना आ जाएगा भाई 33, माइनस में कितना आ जाएगा 33, 5 के साथ मल्टीप्लाई की 55, 3 के साथ की तो 33। ये वैल्यू इधर डिवाइड में थी, इधर आएगी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में 5 के साथ करेंगे 55, इसके साथ करेंगे 33। अब देखो y की वैल्यू निकाल ली ना, y को तो इधर ले आओ, 24 को इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 54y माइनस के 55y, ये माइनस के 33 और ये प्लस के कितने हो जाएंगे 24। यहाँ से वैल्यू बचेगी माइनस का y, ये वैल्यू बचेगी माइनस का 9। देखो ये बड़ी वैल्यू माइनस की थी ना और दोनों में डिफरेंस एक का, ये तो एक को हम नहीं लिखते यहाँ पे, तो माइनस y, इधर से ये वैल्यू बड़ी थी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू कितने आ गई भाई 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ जाओ भाई y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब यहाँ पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 9y, y की वैल्यू 9 है माइनस में 4 ओवर 11, 9 9 जाए 81, 81 में से 4 गया तो कितना बचेगा 77 अपॉन में 4, 11 से गया तो 7, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। आपको क्या निकालनी थी, फ्रैक्शन निकालनी थी, तो लास्ट में क्या लिख दोगे हैंस फ्रैक्शन, हैंस फ्रैक्शन। आपके पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 7/9, यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में लगभग क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, एज से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, स्ट्रीम से रिलेटेड, स्ट्रीम और बोर्ड का जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, ये जो क्वेश्चन है कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो आपको करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन जो है एज का, एज के से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि 5 years hence, 5 years hence, यहाँ पे hence का मतलब होता है भाई बाद में, यहाँ पे hence का मतलब क्या होगा बाद में, कि द 5 years hence 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब, कोई एक आदमी है जैकब, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि भाई 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे की, मीन्स एक आदमी कोई भी जैकब जिसका नाम है, वो कहते हैं कि उसकी जो एज है ना जैकब विल बी 3 times, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज का 3 times हो जाएगा भाई, उसकी सन का एज का कितना हो जाएगा 3 times। मतलब कि आज से 5 साल पहले, सॉरी आज से 5 साल बाद अगर उस लड़के की एज 15 साल है, अगर 15 साल हो जाएगी तो उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी भाई, उसका 3 times, इज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, जितनी एज उसके सन की होगी ना उस एज का 3 times है, तो एज जितनी उसके सन की होगी उसका 3 times, उसके सन की एज हमने मान ली 15 years, तब जाकर के उसकी एज कितनी हो जाएगी 45 years।
फिर कहता है कि 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब की एज वाज थी 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले की अगर बात करें तब तो जैकब की आयु अपने बेटे की आयु से 7 times ज्यादा थी, 7 times थी। दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी आपको क्या निकालनी है भाई, प्रेजेंट एजेस निकालनी है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं भाई, अगर आपने स्टेप टू स्टेप काम किया तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में करना क्या आपको कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज मानो, जो भी कैंडिडेट वहां पे हैं उनकी प्रेजेंट एज मानो। जितने साल पीछे की बात कह रखी है पीछे की एज निकाल लो, जितने साल बाद की एज की कह रखी है बाद की एज निकाल लो, जो रिलेशन दे रहे हो उस रिलेशन को सेट कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आइए हम करते हैं भाई। हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, वो कितनी मान ली हमने, x years। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन की कितनी मान ली हमने, y years। ठीक है, दोनों की एज होगी। उसके बाद कहता है कि अब 2 स्टेटमेंट थी, एक तो 5 साल बाद की और एक 5 साल पहले की, दोनों को निकाल लेते हैं हम। तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 years hence, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब। अब एक बात बताओ, और भाई एज ऑफ हिज सन ले लेते हैं, एज ऑफ हिज सन। ठीक है, एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। अगर किसी बच्चे की एज अब जो है वो 10 साल है, अब जो वो कितनी है, 10 years है, एट प्रेजेंट उसकी एज 10 years है, तो ये बताओ 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। अगर अब 10 साल है तो 5 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी, एक से 15 साल, और 5 साल पहले कितनी थी, बस। अरे एट प्रेजेंट 10 years है, एट प्रेजेंट 10 years है, तो 5 साल बाद की बात है तो उसको ऐड कर दो जितना टाइम है, और अगर पीछे की बात है तो उतना ही साल माइनस कर दो। तो एट प्रेजेंट 10 है तो 5 साल बाद में तो क्या हो जाएगी 15 years, और 5 साल पहले क्या हो जाएगी 5 years हो जाए, सीधी सी बात है। तो भाई एज ऑफ जैकब की एज क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी x ईयर, और 5 साल बाद की बात है तो 5 साल बाद की बात कितनी हो जाएगी 5, इसमें ऐड कर देंगे x + 5। तो 5 साल बाद जब उसकी एज बढ़ेगी तो भाई दोनों की बढ़ेगी एज, तो एज ऑफ विल्सन क्या आ जाएगी, पहले अब y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y + 5। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो है उस बात को ध्यान से समझना, 5 years hence, 5 साल बाद 2 आदमी है, एक जैकब और एक उसका बेटा, उन दोनों की एज का रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है सुनो ध्यान से, एज ऑफ जैकब की एज विल बी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times हो जाएगी उसके सन की एज हो जाएगी। तो भाई देखो 5 साल बाद जैकब, एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद जैकब की एज तो ये है x + 5 विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, और उसके सन की एज कितनी है भाई y + 5, ये आ गई। अब दोनों के बीच रिलेशन है, और क्या रिलेशन है उसको हमने इक्वल टू में रख दिया, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, कुछ मल्टीपल है उसका। क्या मल्टीपल है, ताकि भाई विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times हो जाएगी, किसकी हो जाएगी 3 times, एज ऑफ हिज सन, जितनी एज उसके सन की होगी उसका 3 times हो जाएगा। तो 5 साल बाद ये उस जैकब की एज और ये उसके बेटे की, तो बेटे की एज का क्या है 3 times, तो बेटे की एज तो ये हो गया, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो यहां से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा दिए। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। कि भाई 5 साल बाद जैकब की एज, 5 साल बाद जैकब की एज ये रही, विल बी हो जाएगी, मींस इक्वल हो जाएगी किसके, 3 times दैट ऑफ हिज सन, जितनी उसकी बेटे की एज होगी ना उसकी कितनी हो जाएगी 3 times। तो 5 साल बेटे की एज ये थी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, किसके बराबर आ गई, जैकब की एज के बराबर आ गई। कोई दिक्कत, अब करो सोल्व इसको। तो भैया आ गया x + 5 = इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 3y प्लस में क्या हो जाएगा 15,
5 को इधर ले आओ, x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 3y, 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का 10 रह जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या आएगी भाई आपके पास 1 आ गई। कोई दिक्कत? अब भाई दोबारा उसने कहा था कि 5 years ago, 5 साल पहले, तो अब 5 साल पहले की बात करेंगे, तो 5 साल पहले जब बात करेंगे तो भाई 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago क्या आपके पास अगर भाई एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब कितनी है? अब देखो पर जब भी किसी भी चीज, किसी भी कैंडिडेट की अगर हम एज का इंट्रो वो करते हैं ना, तो एज से हमेशा कैसे वैल्यू निकलती है कि प्रेजेंट एज का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट एज का पता होगा तो आप आगे की भी बता सकते हो और पीछे की भी बता सकते हो, दोनों वैल्यू बता सकते हो। लेकिन अगर प्रेजेंट एज नहीं है तब आप कुछ नहीं बता सकते भाई। तो प्रेजेंट एज का होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट एज आपके पास दोनों की एक्स और वाई, 5 साल बाद की एज का हमने बता दिया। अब की बार है 5 साल पहले, एगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले की जो एज है उसके बारे में बात है। तो भाई 5 साल पहले एज ऑफ जैकब, तो एज ऑफ जैकब, अब देखो पहले की बात है ना, पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाएंगे तो माइनस होगा, आगे जाएंगे तो प्लस होगा। तो पीछे जाएंगे तो एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5, और भाई एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज कितनी होगी भाई y माइनस 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो भाई फिर वही बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब काम करोगे तो भाई क्या वैल्यू आएगी आपके पास? फिर वही बात है, अगर उन दोनों के बीच एज का रिलेशन है, दोनों की एज ये रही है कि ये रही है कि ये रही, लिख दिया हमने x माइनस 5 और दूसरे की रही y माइनस 5। लेकिन हमें तो यहाँ पे इक्वल टू पे काम करना है। कब होगी इक्वल टू? अगर 5 years ago, 5 साल पहले, was 7 times that of its son, 5 साल पहले जो थी ना जैकब की जितनी भी एज थी, वो एज उसके बेटे की एज का 7 टाइम्स था। 7 times that of his son, 7 times that of his son, उसके एज की आयु, उसके बेटे की आयु का 7 टाइम्स। तो भाई ये उसके बेटे की आयु रही, इसका 7 टाइम्स ये रहा, ये उसके, इसका मतलब जैसे उसकी बेटे की आयु को अगर हम 5 साल पहले की आयु को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो दोनों की एज 5 साल पहले की क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, अब करो इसको मल्टीप्लाई अंदर, तो x माइनस 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई की 7y माइनस 35, माइनस 5 को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 7y, ये माइनस 35 था, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगी माइनस 30। एक मिनट, इसको ऐसे मत करो, हमें तो x की वैल्यू, y की वैल्यू चाहिए ना, तो x माइनस 5 की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, x की वैल्यू रखो यहाँ पे, x की वैल्यू रखोगे तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन इसको यूज कर लिया भाई, x की वैल्यू 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस में 5 इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3y प्लस 10 माइनस में 5 इज इक्वल टू 7y माइनस में कितना आ गया? 35। कोई दिक्कत? अब y की वैल्यू निकालनी, इसको तो इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 7y इधर आ जाएगा, तो 3y माइनस के 7y इज इक्वल टू, उधर ये वैल्यू माइनस की 35 है भाई, उधर वैल्यू कितनी माइनस की? 35। अच्छा, ये प्लस का 10 था और माइनस का 5, प्लस का 10 और माइनस का जब 5 था, तो ये वैल्यू जो आपकी ये किसके बराबर आ जाएगी भाई? 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 जो है वो कितने, किसके बराबर हो जाएगा भाई? तो भाई ये वैल्यू इधर से कितनी बचेगी? प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू 3y प्लस का माइनस का 7y है, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 40, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, y की वैल्यू 10 आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3y, y की वैल्यू 10 प्लस में 10, मतलब कि 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 का मतलब कितना आ गया? 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40। x की वैल्यू 40 का मतलब जो जैकब जो था उसकी तो एज कितनी होगी? 40 साल, और भाई जो लड़का जो था उसकी एज कितनी होगी? 10 इयर्स। और ये जो एज है दोनों की प्रेजेंट एज है, क्या भाई? दोनों की प्रेजेंट एज है। अब देखो, पहला अगर इसकी अगर वेरीफाई भी करना चाहो तो कर सकते हो। अगर भाई यहाँ पे 10 इयर्स थी, 5 साल बाद, इसकी 15, इसकी 45, इसकी 3 टाइम्स हो रखी है, ठीक है, कर दोगे? कोई दिक्कत? तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है।
बाकी जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक आप जो भी आपको काम करवाए हैं उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसको चेक करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास से पहले आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। तब तक के लिए अगर हमारी क्लास, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।